ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्या किया, इस सबको नोट कर ले भाई हो, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इन सभी मोशन के बारे में जानेंगे, एक लाइन के बारे में, दो लाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, क्या होती है मोशन। ये तीन तरह की मोशन मैंने आपको बताया। पहला स्ट्रेट लाइन सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा कर्वीलिनियर मोशन कर्व्ड मोशन, और आपका थर्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो इन तीनों के बारे में हम एक लाइन के बारे में, एक लाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हाट डज मीन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, जो हमें पढ़ना है चैप्टर के अंदर। तीनों प्रकार की मोशन हम पढ़ेंगे, परंतु ये चैप्टर हमारा कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, और उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमें जानना है किसके बारे में, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन जिसे कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करता है, whenever a body traveling in a straight line, then we can say the motion is straight line motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि एक बस है और वो बस सड़क पे मोशन करती है, एक बस है आपकी, वो सड़क पे मोशन कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, एक कार है वो सड़क पे चल रही है, एक ट्रेन है उसकी मोशन, हम चलते हैं तो हमारी मोशन भी कैसी है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। ठीक है, साइकिल पे कोई आदमी जा रहा है तो उसकी मोशन। ठीक है ना जी, तो जब भी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रेट लाइन मोशन। सीधी रेखा में गति करेगा तो बोलेंगे उसे स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है ना, इसके बाद में आता है अपना कर्वीलिनियर मोशन, यानी कि आपकी कर्व्ड मोशन। तो जब भी कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी कर्व्ड पाथ में मोशन करती है, किसी कह सकते हैं अपन वक्री के पथ पर गति करते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन कर्व्ड मोशन या फिर कर्वीलिनियर मोशन। इसके एग्जांपल बताया आपको, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका सर्कुलर मोशन है, आपका वृत्तीय गति, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि अपना कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि आपका जो प्रक्षेप्य गति होती है, हम कोई ढीला फेंकते हैं ऐसे, ठीक है, कोई वस्तु से फेंक दें और वो ऊपर तो जाती है, साथ में फिर नीचे भी आती है। ठीक है, उसी गति ये होती है कर्व्ड मोशन। तो जब भी कोई वस्तु किसी वक्रीय पथ पर गति करती है तो उसे कहते हैं अपन कर्व्ड मोशन। उसके एग्जांपल क्या हुआ, सर्कुलर मोशन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट पाथ के करते हैं, मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो कैसी है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, हमारी अर्थ की गति को देख लो, हमारी अर्थ की गति को देख लो, सूर्य की तरफ कैसी गति करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो कैसी गति होगी, कर्व्ड मोशन हो गई। ठीक है ना, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स आपके हैं, उनकी गति आप देखिए, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उनकी मोशन कैसी है, कर्व्ड मोशन है। ठीक है, अब वो पाथ अलग अलग हो सकते हैं, चाहे आपका इलिप्टिकल हो चाहे दूसरा हो, ये बात हमारी चर्चा से बाहर है। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि कर्व्ड मोशन होती क्या है, कि जब भी कोई वस्तु कर्व पाथ पे गति करता है उसे कहते हैं कर्व्ड मोशन। ठीक है, नंबर 3 क्या है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बच्चों क्या होती है, इसमें आपने देखा होगा कि आपका जो घड़ी होती है ना, घड़ी का पेंडुलम, तो घड़ी का जो पेंडुलम क्या होता है, वो अपनी साम्य अवस्था के हेयर एंड देयर ऐसे गति करता है। जैसे हमारे पेंडुलम आपका है, ये पेंडुलम घड़ी का मान लीजिए, तो ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो ये क्या है, ये इसकी मेन पोजीशन है, इसे कहते हैं इसकी साम्य अवस्था। तो जब भी कोई वस्तु अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर गति करती है, ठीक है ना, टू एंड फ्रो गति करती है, उसे कहते हैं अपन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना जी, तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक साम्य अवस्था होती है और उस साम्य अवस्था के दोनों ओर गति करती है वस्तु, तो उसे कहते हैं अपन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक बात है, तो आपको तीनों मोशन समझ में आई। पहला क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, जब वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी, कर्व्ड मोशन जब वस्तु कर्व्ड पाथ पे गति करेगी, और ऑसिलेटरी जब वस्तु किसी साम्य अवस्था के दोनों ओर गति करेगी, उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो अपन बात करेंगे किस पर, स्ट्रेट लाइन पर डीपली घुसेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, और छोटी छोटी इसमें क्या है, परिभाषाएं हैं, वो हमको पता होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर हमें परिभाषाएं याद नहीं रखे,
छोटी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस बहुत छोटी छोटी हैं, पर अगर हमको तैयार नहीं होंगी, हमको याद नहीं होंगी, इनका मीनिंग हमको समझ में नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बात समझे अच्छे से। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन में जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका, उसे कहते हैं डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस, इसे कहते हैं दूरी। ठीक है, आप इनको जितने भी डेफिनेशन आपको लिखवाएंगे, आप इनको किसी मोशन करती हुई वस्तु की प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं कि एक वस्तु है जो मोशन कर रही है, तो उस मोशन करती हुई वस्तु के अंदर जो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ रहे हैं और उन प्रॉपर्टी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट डज मीन ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? देखिए डिस्टेंस मतलब होता है कि अगर मान लो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ए, ओके जी, ए कोई ऑब्जेक्ट है, वो बिंदु ओ से चलना शुरू करती है, ठीक है, और वो कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ चूज करती है ऐसे, और करते करते कहीं जाकर कैसे रुक जाती है बिंदु पी पर, है जी। यहां पर ये आ गई, ए ऑब्जेक्ट है, ए यहां चला, ठीक है। कोई भी वस्तु कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ चूज करके चल रही है और चलते चलते आराम से जाके बिंदु पी पर जाके रुक गई। चलना स्टार्ट करती है ओ से और चलते चलते कहां पे जाके रुक गई? बिंदु ए पे रुक गई, सॉरी बिंदु पी पे रुक जाती है, ठीक है ना। तो इस वस्तु ने ओ से चलना शुरू किया और एक पाथ चूज किया, उस पाथ पे चलते 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 फिर आके पी पर रुक गई। तो इस ऑब्जेक्ट ए ने जिस पाथ को चुना उस पाथ की लेंथ को इसने कवर किया होगा, ठीक है ना। इस बॉडी ए ने बिंदु ओ से चलना शुरू किया और एक पाथ को चूज किया, उस पाथ पे चलते 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 बिंदु पी तक आ पहुंची। तो जब ये पाथ पर चलती है तो इसकी लेंथ को कवर करती है, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट ने बिंदु ओ से चलकर बिंदु पी तक आने में जो पाथ चूज किया, तो उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है उसे कहते हैं अपन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन यहां से निकल के सामने आएगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी पथ पर तय की गई वास्तविक लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है जी। द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, जब एक्चुअल पाथ लेंथ कह सकते हो, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी पाथ की वास्तविक लंबाई को जो तय करती है उसे कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी पाथ की वास्तविक लंबाई को तय करना ही डिस्टेंस होती है। बात समझ में आई? क्लियर है ना? ठीक है जी। चलिए बच्चों, डिस्टेंस को अपन एस से डिसाइड करते हैं। क्या हो बच्चा? ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, ओके जी, ठीक है। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये होती है आपकी भाई कितनी बताइए? मीटर। क्या होती है बच्चों? मीटर भी होता है। तो मीटर क्या इसका एसआई यूनिट है, बाकी सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है और बड़ी यूनिट्स भी इसकी हो सकती हैं। पर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? डिस्टेंस को मीटर में ही चेंज करते हैं और मीटर में इसको रखते हैं हमेशा। तो ध्यान रखें, जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो यूनिट किसकी क्या रखेंगे? हमेशा मीटर। अगर हमें वस्तु की लेंथ या वस्तु के द्वारा तय की गई लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो उसको हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में। किलोमीटर में दी गई है तो भी चेंज किस में कर लेंगे? मीटर में। कन्वर्जन आपको आता होगा, आई हो, ठीक है बच्चे पार्टी। चलिए अब बच्चों, डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ध्यान देना मेरी बात पर। डिस्टेंस की प्रॉपर्टी नंबर 1, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। क्या क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है।
कैसी है बच्चों? ये एक अदिश राशि है। डिस्टेंस कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। मतलब क्या है कि डिस्टेंस में दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है इसका। क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड होता है। हम आगे चलेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वेक्टर का, तो वहां पर हम समझेंगे कि अदिश राशि किसे कहेंगे और सदिश किसे कहेंगे। अभी आपकी शुरुआत है तो सिर्फ आप इतना जाने कि अदिश राशि है एक ऐसी राशि जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका परिमाण है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है। बात समझ आगे क्लियर है? चलिए, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नंबर टू, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों? इट कैन नेवर नेगेटिव। तीसरा क्या है? इट कैन नेवर जीरो और नेगेटिव फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है जी? तो बच्चों समझो इस चीज को, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। अगर वस्तु चल रही है, मूव कर रही है, तो उसके लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस कैन नेवर जीरो और नेगेटिव फॉर ए मूविंग बॉडी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अगर वस्तु रेस्ट पर है तो फिर तो डिस्टेंस का कांसेप्ट आएगा ही नहीं आएगा। अरे बच्चों ना, अगर वस्तु आपकी रेस्ट पर है तो फिर तो डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। जब वस्तु मूव नहीं करेगी तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी नहीं, वो ट्रैवल करेगी नहीं, तो उसके बाद में डिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं आएगी। आई बात समझ में? ठीक है? इट कैन नेवर जीरो और नेगेटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इसकी? नंबर 4, इट इज ऑलवेज इंक्रीज्ड या इंक्रीजिंग with the time for a moving body या moving object, for a moving object। कंसेप्ट को समझते हुए चलें एक एक चीज को। क्या बोला मैंने? इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद टाइम फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी गतिशील वस्तु के लिए दूरी हमेशा समय के साथ बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। अगर वस्तु चल रही है, मूव कर रही है, तो ये समझ जाइए कि डिस्टेंस को हमेशा बढ़ना ही है, कभी घटेगी नहीं। अब ये कंडीशनल बेस है कि वो स्लोली बढ़ रही है या फिर बहुत ही फास्ट बढ़ रही है। अगर वस्तु बहुत तेज दौड़ रही है, बहुत तेज भाग रही है, तो डिस्टेंस बहुत तेज बढ़ेगा, और अगर वो बहुत स्लोली चल रही है तो डिस्टेंस बहुत ही स्लोली बढ़ेगा। पर डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग विद द टाइम फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर वस्तु ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा समय के साथ में क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है जी? तो ये कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस के बारे में। ठीक है? ओके जी? अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे पार्टी? अब लेते हैं अगला टॉपिक, इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ध्यान से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं अपन विस्थापन क्या होता है? चलिए देखिए बच्चों, विस्थापन क्या होता है? इसका मतलब होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। समझ रहे ना? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स एंड द पॉइंट इज कंसिडरेबल इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं जिनमें एक क्या होगा? इनिशियल होगा, दूसरा क्या होगा? फाइनल। राइट है जी? यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है ना? सबसे छोटी दूरी
किनके बीच की? अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की। ठीक है ना। देखो एक वस्तु चलती है और कहीं जाती है, तो जहां से चलेगी वहां से वो क्या होगा? आरंभिक बिंदु हो गया, और जहां जाके रुक जाए उसे क्या बोलेगा अपन? प्रारंभिक बिंदु। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए अपने घर से आते हो और कोचिंग में आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो घर के आपके लिए आरंभिक बिंदु हो गया और कोचिंग के आपके लिए अंतिम बिंदु हो गया। सपोज दैट, कुछ देर के लिए मान लेते हैं इस चीज को, तो घर से और इस कोचिंग सेंटर के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी उसे क्या बोलेंगे अपन? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है ना। इसको भी एस से ही डिनोट किया जाता है। इससे बच्चों एस से ही डिनोट को भी किया जाता है। यूनिट क्या है इसकी बताइए? इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर। मीटर बोले तो जो आपको पहले पता है मीटर, ठीक है, तो मीटर क्या है? इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है जी। अब लेते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब क्या बच्चों? सदिश राशि। क्या है ये? सदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों। तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कि इसके पास में परिमाण तो होता ही है, इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में पास में क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है फिक्स। तो अब क्वेश्चन मन में उठा वो सर इसकी डायरेक्शन क्या है? तो बच्चों इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। ठीक है ना। चलो वो भी लिख देते हैं। नंबर 2 पे इट्स डायरेक्शन ऑलवेज इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है जी। यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर हमेशा क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है। इसमें कोई दिक्कत किसी को है क्या? ठीक है ना। चलिए नंबर 3 लेते हैं बच्चों। नंबर 3 इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन बी जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चा पार्टी? मतलब ये है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसके लिए? फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी गतिशील वस्तु के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक, तीनों हो सकता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठेगा सर जीरो कब होगा? जीरो कब होगा बच्चों? तो देखो समझो बात को। देखिए जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही बिंदु पर होगा, ध्यान दें मेरी बात पर, अगर किसी वस्तु की इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही बिंदु पर लोकेट कर जाए तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है तो जहां से चलती है वो वहीं पर अपने पहले चक्र को खत्म करेगी या हर एक चक्र को खत्म करती है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रही है, एक चक्कर में जो किया गया विस्थापन वो शून्य होता है हमेशा। ऐसे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर में तय किया गया कुल विस्थापन शून्य होता है, क्योंकि एक चक्कर के बाद उसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो दोनों सेम होती हैं। और जब भी ऐसा होता है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो कितना जाएगा? जीरो। ठीक है ना। पॉजिटिव कब होगा बच्चों? पॉजिटिव तब होगा, देखिए पॉजिटिव तब होगा जबकि किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़े। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे अपन कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी पॉजिटिव, और अगर घट रहा है तो क्या बोलेंगे अपन? नेगेटिव। आई बात समझ में? ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं इसकी। देखिए नंबर 4,
the displacement increase and decreased with the time for a moving object, ठीक है जी। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम के साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है जी। अब जरा इस बात को समझो फटाफट से। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा होता है, whenever an object going far away to the initial position, in that condition the displacement is increasing। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है। बात समझ आ गई, ठीक है ना जी। और अगर किसी भी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घट रहा है तो क्या मतलब इसका होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन के नजदीक आ रहा है। बात समझ आ रही है। तो जब भी किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा टाइम के साथ, तो हम क्या समझेंगे कि वो वस्तु अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही है, और अगर समय के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो वस्तु अपनी इनिशियल पोजीशन के नजदीक आ रही है, ठीक है जी। आई होप ये सब क्लियर हो बच्चों, ठीक है जी, समझ आ गया, क्लियर है सबको। चलिए वेरी गुड, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए इसमें थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, इस पर एक दो देखिए कैसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन से हम कर लेते हैं जो कि आने चाहिए, तो समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे जो कि 9th में किए जाते हैं, परंतु हो सकता है 9th में आप पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, तो मैं आप लोग करा देता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए आप सबको आई होप आगे होंगे। देखिए मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, ये सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, इसकी रेडियस आपका r, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आपका A है, रेडियस r एक सर्कल है आपका, r रेडियस एक सर्कल है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो बिंदु A से चलना शुरू करता है और चलते चलते पूरा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना जी। तो हमें बताना यह है कि एक चक्कर पूरा करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा। तो देखेंगे यहां पे डिस्टेंस इन ए कंप्लीट राउंड, ठीक है जी। डिस्टेंस इन ए कंप्लीट राउंड, पूरे एक चक्कर में दूरी कितनी होगी बताना। तो ऑब्जेक्ट चलेगा इसके किस पर, पेरिफेरी पे चलेगा इसके ना, जिसका सर्कमफेरेंस इस पे चलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होता है बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2 पाई r, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसके बराबर वस्तु क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इन अ वन कंप्लीट राउंड, ठीक है, ऑन द सर्कुलर पाथ। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट राउंड किस पर, सर्कुलर पाथ पर, ठीक है ना। तो ये कितना होता हो, ये वेक्टर फॉर्म में इसको देते हैं अपन, कितना बच्चों बताओ, इट विल बी इक्वल टू 0। कैसे पता लगा, बिकॉज ऑफ दैट एक चक्कर पूरा करने पर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन सेम पॉइंट पर है, इसलिए क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये 0। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर पाथ पर अगर कोई वस्तु एक कंप्लीट चक्कर कर रही है तो उस चक्कर को कंप्लीट करने के बाद अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट आल्सो, तो यू विल से
about the distance is equal to 2 pi r and displacement is equal to 0. ओके जी, तो दिस द कंसेप्ट। चलिए इसी पर थोड़ा सा क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करो फिर से अगेन एक सर्कल आपके पास है, ये डिस्टेंस, इसके बाद में ये देखिए r इसकी रेडियस है, r ये सर्कल आपके पास में है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो बिंदु A से चलता है और चलते चलते क्वार्टर सर्कल पूरा कर लेता है ये ऐसे, ठीक है जी। और A से कहां पहुंच गया, पॉइंट B पे पहुंच गया, यहां पर पॉइंट B पे पहुंच जाता है। क्वेश्चन फिर से वही है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम A टू B एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिएगा कितनी होगी, डिस्टेंस बताओ कितनी बच्चों। देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि कंप्लीट राउंड को लगाने में 2 पाई r डिस्टेंस कवर करता है, तो ये इसका चौथा हिस्सा है, इसका चौथाई भाग है। तो एक चौथाई यानी कि 1/4 आपका पूरा करने में कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस एज इक्वल टू जाएगा बच्चों 2 पाई r डिवाइड बाय 4। बात समझ आई भाई। अगर पूरा चक्कर करे, पूरा अगर एक चक्कर पूरा मार ले तो 2 पाई r, पर उसने कितना किया है, इस 2 पाई r का क्वार्टर किया है, तो क्वार्टर मतलब कि 4 डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बोलो, दैट इज पाई r बाय 2। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपका भाई A और B के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो कौन से जरा बताना, तो A और B को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, दिस द ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है ना। जरा देखो अब ये कितना एंगल होता है 90, ये 90 है तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो OAB या OBA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे कि OA क्या होता है, ये बेस हो गया। मैं इसको थीटा मान लूं, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये क्या होगा, बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये भी कितना होता है, r ही रहेगा ना, बिकॉज़ ये भी रेडियस ही है, और ये क्या बन गया, कर्व बन गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया। तो किस बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज AB, तो AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। तो AB कितना बच्चों, AB अपन होगा अंडर रूट ऑफ OA का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर, यानी कि ये होगा तुम्हारा r स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर इक्वल टू r रूट 2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, ठीक है ना जी। ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों, एक बात ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो कभी भी दूरी से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर ग्रेटर देन लेंथ ट्रैवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। हां, किसी किसी केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। कब होगा, जब ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे पाथ पे गति करता है, ठीक है ना, एक बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करते समय उस ऑब्जेक्ट का लेंथ ट्रेवल या डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये दो बातें मैंने आपको समझा दी बच्चों, ठीक है जी। अब इससे आगे हम चलेंगे कल, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है बच्चों तो प्लीज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड वेरी मच।